बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फैज़ाबाद के धरने की तहकीकात करने वाले कमीशन ने जनरल फैज़ समेत दोनों बड़े जनरलों को मासूम करार दे दिया है और ये फैसला नज़रिया पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान जो राजल वक्त है, मैं उस नज़रिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा जो क़ायद आज़म के ज़माने से चला आ रहा है। वो नज़रिया जो नाफिज है उसके तहत ये एक इल्हामी अक़ीदा है कि जर्नैल हमेशा मासूम होता है और उसको किसी बात पर जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो अख्तर अली शाह सबक IG की सदारत में या क़यादत में 3 रुकनी कमीशन था, उसने नज़रिया पाकिस्तान के ऐन मुताबिक फ़ैसला देकर पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ की रवायत के तसलसल को बरकरार रखा है। उस पर उसे जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है। नाज़रीन, इधर मईशत में बेहतरी के वाज़े आसार नज़र आ रहे हैं और कुछ अच्छी खबरें गैर मुल्की दानश्वर, तजियाकार, मईशतदान और IMF और दूसरे इदारे सुना रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस सफ़र को रोकने के लिए बज़ाहिर लग रहा है कि 9 मई वालों का किला फिर मजबूत हो गया है और इसके साथ ही फ़ौज ने एक ऐलान किया है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों और जाली प्रोपेगेंडा करने वालों और फेक न्यूज़ वगैरह के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। क्या फ़ौज इस ऐलान पर अमल भी करेगी? और फिर एक अहम बात कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान तोड़ने का एक मंसूबा बना रखा है, कल उसकी बिल्ली थैले से पूरी तरह बाहर आ गई और गौहर अली शाह ने बाहर आकर क्या बताया उस पर बात होगी। और उसके बाद अगर वक्त बचा तो बलूचिस्तान के हालात और मौलाना फजल रहमान के साथ PTI के राब्तों के हवाले से भी कुछ बात होगी। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त धरना कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें जर्नैलों को, फैज़ हमीद को और दूसरे वो जो रेंजर का था जो 1-1 हज़ार रुपये के नोट बांट रहा था, उनको मासूम और बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया है और ज़िम्मेदारी उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर डाल दी गई है। और मतलब वो तसलसल के पाकिस्तान में हमेशा कसूरवार सियासतदान होता है और हमेशा मासूम जर्नैल होता है, वो फैसला सुनाया और कहा कि धरने में इन जर्नैलों के किरदार का कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, अब इस पर बारीकी सी बात क्या करनी, वैसे मैं आपको 1-2 बातें याद करा दूं। कमीशन ने ये लिखा है कि हुकूमत जो थी सूबाई हुकूमत, वो या वफाकी हुकूमत का नाम तो नहीं लिया लेकिन शामिल तो वफाकी हुकूमत भी हो जाती है कि अमन अमान की सूरत हाल है, उसकी ज़िम्मेदारी इन दोनों हुकूमतों पर आयद होती है, पिंडी और इस्लामाबाद में। तो फैज़ाबाद इस्लामाबाद से भी टच करता है। तो एक बात आपको याद होगी, बल्कि 2 बातें मैं याद कराना चाहता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कमीशन ने कहा कि ये इन्होंने कमज़ोरी दिखाई अपना वोट बैंक बचाने के लिए। इन हुकूमतों ने, ये पंजाब हुकूमत ने कमज़ोरी दिखाई। अच्छा, कमज़ोरी क्या दिखाई? सूरत हाल ये थी कि अगर आपको याद हो, वो सुबह जब पुलिस ने यह फ़ैसला किया कि फैज़ाबाद धरने को मुंतशर कर दिया जाएगा, तो उसने एक लाठीचार्ज किया, शेलिंग की और धरने वालों को खुदेड़ कर रख दिया। धरने वाले वहाँ से भगा दिए, मैदान खाली हो गया। उस वक्त एक फिर मौजज़ा हुआ, एक करामत हुई। कहीं से रिजाले गैब निकले जिनके पास आंसू गैस की शेलिंग के लिए वो ऑटोमेटिक गनें थी जो पंजाब पुलिस के पास भी नहीं थी, जो वफाकी पुलिस के पास भी नहीं थी। उन्होंने उन गनों से पुलिस पर शेलिंग की और पुलिस पर लाठीचार्ज करके पुलिस को भगा दिया। वो इतने ताकतवर लोग थे और तादाद में वो पुलिस से भी ज़्यादा थे। और जब पुलिस भाग निकली तो धरने वाले वापस आ गए और रिजाले गैब, जिस पर्दा गैब से ज़ाहिर हुए थे, उसी पर्दा गैब में जा छुपे। ये 6 रुकनी कमीशन को ये बात ज़ाहिर याद नहीं आई होगी, अगर याद आई होगी तो उन्होंने दिमाग का किवाड़ मुकफ़ल कर दिया गया होगा। और दूसरी बात ये भी ऑन द रिकॉर्ड है कि 2-3 TV चैनल्स ऐसे थे जो बाकायदा तबलीग कर रहे थे कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद किया जाए और वो धरने की कवरेज इंतहाई इश्तिआल अंगेज़ लहजे में कर रहे थे। तो इतनी ज़्यादा शर्रंगेज़ कि हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर हो गया और उन्होंने उस चैनल को की नशरियात मुअत्तल कर दी जो फितना फसाद फैला रहा था, जो खून रेज़ी की तबलीग कर रहा था, जो खून खराबा करने का एक प्रोपेगेंडा कर रहा था और लोगों को उभार रहा था कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकल आए और उनको मार दे, जान से मार दे। इस तरह की बातें भी उस TV प्रोग्राम में की गई। उसकी TV के 2-3 TV थे, लेकिन उनमें से एक ख़ास तौर पर ये TV था। तो उसकी नशरियात हुकूमत ने मुअत्तल कर दी, बाकी 2-3 को नज़रअंदाज कर दिया। तो फिर किसका फ़ोन आया था
पैमरा के चेयरमैन को कि तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, ये चैनल जो था, ये चैनल, इसकी नशरियात बहाल करो। यह बात भी रिकॉर्ड पर है। लेकिन ज़ाहिर है 3 रुकनी कमीशन ने, IG अख्तर अली शाह साहब ने इस तरफ से भी आंखें बंद ही रखी होंगी, क्योंकि नज़रिया तो एक ही है कि मुलज़िम हमेशा सियासतदान होता है। और अगर अख्तर अली शाह से 71 के सानहे की तहकीकात करा ली जाए तो मेरा ख्याल है वो यही फाइंडिंग देंगे कि मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ने की ज़िम्मेदारी वली खान पर आयद होती है, या चौधरी ज़हूर इलाही पर आयद होती है, या पता नहीं किस पर आयद होती है। वो याह्या खान और नियाज़ी खान को मासूम करार दे देंगे, इसी तरह जिस तरह इन्होंने जनरल फैज़ को मासूम करार दिया था। नाज़रीन, पाकिस्तान के मसाइब की वजह यह है, बुनियादी वजह यह है कि जिन जर्नलों ने पाकिस्तान को तबाह किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होने दी जाती। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक बिल्कुल बरहक फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट के जिस जस्टिस ने दिया था, उसको बाद अज़ा मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि उसने एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को, आइन तोड़ने वाले को, आइन के मुताबिक सज़ा देने का फ़ैसला जारी किया था। और ये फ़ैसला फिर वो ट्रक्का वाले की अदालत से ख़त्म कराया गया। फ़ैसला ही नहीं, उस अदालत को ही ख़त्म करा दिया गया। ये भी पाकिस्तान की या दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा सुना कि वो जनाब एक हाई कोर्ट की अदालत अपने ही रैंक के बराबर की एक अदालत को बग़ैर किसी इख्तियार के, बग़ैर किसी दलील के अदालत ही को ख़त्म कर रही है। वो अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अदालत से वो फ़ैसला बहाल हो गया जो जस्टिस वक़ार सेठ मरहूम ने लिखा था। लेकिन ज़ाहिर है अब फ़ायदा कुछ नहीं। लेकिन इसमें इतना है कम से कम कि रिकॉर्ड में ये बात आ गई कि मुशर्रफ जो था वो मुजरिम था। वो पहला जर्नैल था मार्शल लॉ लगाने वाला जिसको मुजरिम करार दिया गया। इसके अलावा किसी जर्नैल को आज तक मुजरिम करार नहीं दिया गया। अब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये ख़त्म हो सकता है अगर उन लोगों को सज़ा दे दी जाए जिन्होंने ये बलूचिस्तान का मसला पैदा किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किसने शुरू की? सारी दुनिया जानती है कि जनरल मुशर्रफ बानी था बलूचिस्तान की दहशतगर्दी का। बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, कोई अलहदगी की तहरीक नहीं थी। परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ दहशतगर्दी शुरू करवाई। अकबर बुगटी को और उसके साथ सैकड़ों बलोचों को, बच्चों को, औरतों को उसने कत्ल किया। एक ही हमले में कत्ल किया और ऐलान करके कत्ल किया। और उसके बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हुई। और यही परवेज़ मुशर्रफ उस दहशतगर्दी का भी बानी है जो इस वक्त पुख्तूनख्वा में जारी है। लेकिन जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई ना, जनरल मुशर्रफ के साथियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जनरल मुशर्रफ के ये साथी जो बलूचिस्तान और पुख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बानी थे, TV प्रोग्रामों पर बैठकर मसलसल कई साल सियासतदानों को गालियां देते रहे और इमरान खान को निजात दहंदा बनाकर पेश करते रहे। बलूचिस्तान की मैंने एक वीडियो देखी, ये जो हालिया साना पेश आया जिसमें 9 पंजाबी मुसाफिर एक ही बस में मार दिए गए और 2 दूसरे वाक़े में मार दिए गए। उस रोज़ 3 वारदातें हुई थी दहशतगर्दी की। तो उसकी एक वीडियो जारी की है सोशल मीडिया पर BLO वालों ने, और उस वीडियो को देखकर यकीन नहीं आता कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है। यानी वो सड़क है, शाहराह है, कौमी शाहराह, कराची से कोटा जाने वाली और कोटा से आगे ईरान जाने वाली शाहराह, यानी पूरी कौमी सतह की शाहराह है। वो कोई छोटी ब्रांच रोड नहीं है। कोटा से फिर आगे वो ईरान और अफ़गानिस्तान या जहाँ भी उनका राब्ता है, ये इंटरनेशनल लिंक बनाने वाली सड़क है। तो उस सड़क पर क्या हो रहा है, दूर दूर तक BLO के लोग खड़े हुए हैं और बेशुमार कारें खड़ी हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है, बसों को खड़ा किया जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है। यानी वहाँ दूर दूर तो कोई पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई कानून नाफज करने वाला इदारा है या नहीं है। वो तो कल एक रोज़नामा जंग में कालम भी छपा, उसका जिक्र फिर कभी सही, कि डिफेंस में किस तरह सैकड़ों पोश घरानों के बड़े बड़े रिटायर्ड अफसरों के बेटे, हाजिर सर अफसरों के बेटे, सिविल भी, मिलिट्री भी, दूसरे भी, उन सैकड़ों अफराद ने लड़कियों की एक बस रोक ली जो किसी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की बस थी, और उनको साथ चलने के लिए कहा। उनके इनकार पर उन्होंने सैकड़ों राउंड फायर किए और कई घंटे तक उनकी गुंडागर्दी जारी रही। और वहाँ कोई पूछने नहीं आया, ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई और आया। तो जनाब ये तो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी भी माजी का वो जो एक इलाका था ना, इलाका गैर, तो इलाका गैर बनती जा रही है। और इस सब की वजह ये है कि जो ज़िम्मेदार हैं अगर वो रिटायर्ड अफसर होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से ये मामला आगे चलते ही जाएंगे।
और फ़ौज की तरफ से बड़ी मरतबा ये कहा गया है कि हमारा अपना एक अंदर सिस्टम है, डिसिप्लिन है, मुहासबे का इंतज़ाम है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या वजह है कि ना तो किसी ज़िम्मेदार को सज़ा मिलती है और ना ही किसी ज़िम्मेदार को सज़ा देने की इजाज़त किसी को दी जाती है। आजकल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है और इत्तलात ये हैं कि इसको कुछ ताकतवर लोगों की तायीद हासिल है। जो मुहिम चलाने वाले हैं उनका ताल्लुक़ PTI से है और उनके पीछे जो है वो कुछ मुअस्सर लोग हैं। और वजह यही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक तो धरना केस का फ़ैसला सुनाया था, वो बहुत काबिल एतराज़ था, और दूसरा ये फ़ैसला वक़ार सेठ वाला बहाल रखा। इन दोनों फ़ैसलों पर कुछ लोग नाराज़ हैं। और खैर ये धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में आसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी का जो शर्मनाक किरदार है वो अपनी जगह है। लेकिन अगर ये दोनों आदमी अपने ज़मीर को जगा देते, ज़मीर को इन्होंने सुला रखा है, अगर ये ज़मीर को जगा देते तो फिर भी कमीशन की रिपोर्ट तो यही आनी थी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन चलिए रिकॉर्ड पर एक बात तो आ जाती, अब तो रिकॉर्ड पर भी वो नहीं। और नुक्ते की बात ये है कि धरना, ये जो सारे बयानात हैं ये इस हवाले से है कि धरना ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने जनरल फैज़ को इख्तियार दिया था, जबकि तहकीकात इस बात की होनी चाहिए थी कि धरना शुरू किसने कराया। नाज़रीन, 9 मई वालों का किला फिर मजबूत नज़र आ रहा है। और TV के हवाले से भी मैं बात करूंगा, वो फ़ौज ने जो बयान जारी किया उसकी बुनियाद पर, तो अदालतें देख लें कि अब नज़र आ रहा है कि ये तय कर लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनके पीछे 9 मई का जो किला है वो, कि अब इमरान खान को हर मुकदमे से बरी करना है, उसकी हर सज़ा ख़त्म करनी है। वो बाकायदा वो जो 6 नूरी नत हैं वो डट गए हैं और आमर फ़ारूक चीफ जस्टिस साहब भी उनका साथ दे रहे हैं और इमरान खान को वो सारी सज़ाओं से ये करना चाहते हैं। बज़ाहिर लगता है कि रियासत का ये फ़ैसला कि 9 मई के मुजरिमों से कोई रियायत नहीं होगी। लग रहा है कि अदलिया में बैठे हुए इमरान खान के सहूलतकार, जिनको खुद रियासत लाई थी, वो रियासत को इस मामले में शिकस्त देने का तहैया कर चुके हैं। अच्छा, मईशत में बेहतरी के जनाब वाज़ेह आसार हैं। IMF के पहले एक सरबराह का बयान आया था कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के वाज़ेह आसार हैं। अब कल IMF ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान का जो माशी ग्रोथ रेट है वो अगले साल 1.5% ज़्यादा हो जाएगा। अगले साल महंगाई में 12.25% की कमी हो जाएगी और बेरोज़गारी में 0.5% कमी होगी। और ये एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर इन मानों में कि बेरोज़गारी, हमेशा रिपोर्ट ये आती है कि अगले साल बेरोज़गारी में इतना इजाफ़ा होगा। अब ये पहली मरतबा रिपोर्ट आ रही है कि बेरोज़गारी में इजाफ़ा नहीं होगा बल्कि मामूली सी कमी होगी। 0.5% कमी बहुत कम, बहुत ही कम, यानी 200 में से 1 की कमी होगी। तो ये बहुत मामूली सी कमी है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि इजाफ़ा नहीं होगा, कमी होगी, चाहे थोड़ी सी होगी। तो जो लोग 9 मई का कैंप है वो ये सारा सजाया ही इसलिए गया था। और ये 9 मई पिछले साल का कैंप नहीं है, ये 2014 से ये कैंप कायम है। और ये कैंप बनाया ही इसलिए गया था कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मुकम्मल तौर पर बर्बाद करना है। तो ये ख़बरें आने के बाद और उधर से सऊदी अरब की सरमायाकारी भी 1 अरब नहीं कई अरब डॉलर की आ रही है, तो इसके नतीजे में ज़ाहिर IMF ने अपनी तखमीने में ये सऊदी रकम को शामिल नहीं किया होगा। इसका मतलब है कि माशी हालात में उससे भी ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है। जितना अंदाज़ा IMF ने लगाया है उससे भी ज़्यादा बेहतरी मुतवक्को है। तो 9 मई वाले सरगर्म हो गए हैं, इमरान खान को रिहा कराया जाएगा। अब देखिए रियासत क्या करती है। और इमरान खान ने कल जेल में, इससे वो गौहर जान मिला, PTI का एक सो कॉल्ड सरबराह, वो इमरान खान से मिला और बाहर आकर उसने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुल्क टूटता हुआ नज़र आ रहा है, लग रहा है कि मुल्क टूट जाएगा। नाज़रीन, ये कोई अंदेशा नहीं है, ये कोई वार्निंग नहीं है, ये एक सिग्नल है मुल्क तोड़ने वाली क़ुव्वतों को कि बस गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और नाज़रीन, ये इमरान खान की ये कैंपेन जो उसने 1 साल से चला रखी है कि मुल्क टूट जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, अब उसने उस वक्त अंदेशे की ज़बान में बात की थी कि मुल्क टूट सकता है, 3 टुकड़े हो सकते हैं। ये एक इम्कानी सूरत हाल थी जिसकी थोड़ी सी रियायत दी जा सकती है। मैंने तो कभी रियायत नहीं दी, मुझे तो पहले दिन से इनका अंदाज़ा था कि इमरान खान कहाँ से बोल रहा है। लेकिन टेक्निकली चलिए रियायत दे देते हैं कि भाई वो एक अंदेशे का इज़हार कर रहा है। लेकिन अब जो उसने कहा है कि मुझे लग रहा है कि मुल्क टूट जाएगा, मुल्क टूट रहा है, मुल्क टूट रहा है,
तो ये एक सिग्नल है अपने कैंप को कि आखिरी धक्का और दो, ये वो बात नहीं है। और ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि 2 साल से इमरान खान ने पाकिस्तान तोड़ने की मुहिम चला रखी है और इन्हीं 2 बरसों में अब भारत के अंदर बीजेपी के कैंप से ये तराने और नगमे और तकरीरें गूंजना शुरू हो गई हैं कि गिलगित को वापस लो और पुख्तूनों को आज़ाद करवाओ। मैंने एक फ़िल्म का जिक्र किया था, मैं अटल हूँ, उसके अंदर किसी सियाक़ो सबाक के बगैर ये तहतुल लफ्ज़ एक तराना है छोटा सा, ये फ़िल्म के 33 या 34 या 35 मिनट पर फ़िल्म के शुरू से, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नेट पर फ़िल्में आती हैं वो अलग अलग कंपनियों की, उनकी अलग अलग लेंथ होती है। कोई टाइटल का हिस्सा थोड़ा सा काट देता है, कोई आखिर से थोड़ा सा काट देता है, कोई बीच में कोई एडिट कर देता है और बीच में कभी इश्तहार भी आ जाते हैं, तो ये मिनटों का फ़र्क पड़ जाता है। किसी ने इश्तहार नहीं डाला, किसी ने डाल दिया या कोई और वजह, कोई 1 आध मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप ये फ़िल्म देखें तो 33-34 मिनट पर आपको ये तराना नज़र आएगा, या 35 मिनट पर। 33, 34 और 35, ये 3 मिनट का देखिए तराना, छोटा सा ये 1 आध मिनट का ये। उसमें अच्छे ये यानी कोई स्याको सवाक नहीं है उसमें, बीजेपी की वो प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। उसमें सारा हिंदुत्व का जो नज़रिया पेश किया गया है और अखंड भारत का बार बार ऐलान किया गया है, और उसमें फिर गिलगित बिल्तिस्तान को वापस लेने और पुख्तूनों की ग़ुलामी आज़ादी का नारा भी उसमें आप सुन सकते हैं। और भारत में बीजेपी के लोग जगह जगह तकरीरें कर रहे हैं, राजस्थान से लेकर यूपी तक और कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक और बंगाल से लेकर हरियाणा तक उनके जलसे हो रहे हैं बीजेपी के। अगर आप उनकी सोशल मीडिया साइट पर चले जाएं, एक जलसा आप सर्च कर लें बीजेपी का जलसा, और उसके बाद फिर आपको वो लिंक बेशुमार मिल जाएंगे। उन जलसों में यही कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, हमने पाकिस्तान का फितना ख़त्म करना है, हमने गिलगित को आज़ाद कराना है, हमने पुख्तूनों को आज़ादी दिलवानी है। ये सारी बातें उनमें की जाती है और फिर मुसलमानों के ख़ात्मे की बातें भी की जा रही है। उधर बीजेपी जो पीटीआई की फिनांसर भी रही है, पीटीआई को फंडिंग भी करती रही है, वही बीजेपी उधर और इधर पीटीआई, पाकिस्तान तोड़ने की बातें एक वक्त में की जा रही हैं। और दोनों तरफ नहीं बल्कि एक इसमें टीटीपी भी शामिल हो गई है जो पीटीआई का बाजू एक शमशीर जन है। अच्छा, फ़ौज के कोर कमांडरों का इजलास हुआ जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे और गलत ख़बरों का नोटिस लिया गया और कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ एक एक्शन किया जाएगा। तो बज़ाहिर इशारा सोशल मीडिया पर है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े टीवी चैनल, कम से कम 5-6, वो जितना टाइम तमाम सियासी जमातों को देते हैं उससे ज़्यादा टाइम वो पीटीआई को दे रहे हैं और इस बयानिए को फैला रहे हैं, जिसके 2 हिस्से हैं। नंबर 1 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और नंबर 1 मैंडेट चोरी किया गया। मैंडेट किसने चोरी किया गया? इमरान खान का वाज़ेह इल्ज़ाम फ़ौज की तरफ है। और जब ये बड़े बड़े तजिया नगार हज़रात फ़ौज का नाम लिए बगैर, फ़ौज की तरफ इशारा किए बगैर जब ये कहते हैं कि मैंडेट चुराने वालों ने ये किया, तो उनका इशारा किस तरफ होता है? मैंडेट किसने चुराया? क्या चेयरमैन वापडा ने मैंडेट चोरी किया? किसने किया? उनका इशारा वाज़ेह तौर पर फ़ौज की तरफ है। और सोशल मीडिया से ज़्यादा ख़तरनाक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लोग इस पर कही गई बातों का असर कबूल करते हैं। सोशल मीडिया की बहुत सारी बातें लोग प्रोपेगेंडा समझकर उस तरह जहन से, दिल से कबूल नहीं करते। पीटीआई के हामी वो सुन लेते हैं, पीटीआई के मुखालिफ दूसरों के सुन लेते हैं। वो देर पा असर नहीं होता, यानी असर होता है उनका भी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ही टाइम में इसको करोड़ों अफराद देख रहे होते हैं, जबकि सोशल मीडिया के जितने भी ब्लॉगर हैं, जिनमें 2-2 लाख वाले भी हैं, 3-3 लाख व्यूवरशिप वाले भी हैं और 10-10 हज़ार व्यूवरशिप वाले भी हैं, उन सबको अगर इकट्ठा भी कर लें तो वो 4-5 मिलियन से ज़्यादा नहीं बनती। और उनमें भी रेपिटेशन होती है कि एक आदमी वही व्लॉग सुन रहा है, फिर वही दूसरा व्लॉग सुन रहा है, फिर तीसरा व्लॉग सुन रहा है, जबकि टीवी चैनल्स को करोड़ों पाकिस्तानी एक ही वक्त में देख रहे होते हैं। वहाँ कही गई बात और यहाँ सोशल मीडिया पर बात जो होती है वो एक व्लॉगर की होती है, जबकि टीवी पर कही गई बात पीटीआई के नुमाइंदे की भी होती है, पीटीआई के हामी आज़ाद तजज़ियाकार की भी होती है और पीटीआई के हामी एंकर पर्सन की भी होती है। एक प्रोग्राम में बैठे हुए 3 आदमी जब ये बयानिया आगे बढ़ा रहे हों कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी इनडायरेक्ट तरीके से बढ़ाते हैं ना, क्लियर अल्फाज में तो ये नहीं कहते, और फिर ये मैंडेट चोरी किया गया, इसमें कोई शक ही नहीं कि पीटीआई इलेक्शन जीती थी लेकिन मैंडेट चोरी कर लिया गया, इस तरह का
इसको बेस बनाकर ये सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो क्या फ़ौज या हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कोई नज़र डालेगी या नहीं। तो नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र इंशाअल्लाह फिर कल के व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।